Mataki everyone. I am Pinky Sivas. Today I am here to explain chapter number 5, 8th standard. The chapter is from history. Name of the chapter is When People Rebel. And this is the second and the last part of this chapter. हमने बात की थी प्रीवियस वीडियो में कि किस तरीके से 1857 का जो रिवोल्ट था वो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। मींस पहली इंडिया की जो लड़ाई थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, इतने बड़े लेवल पर एक मास मूवमेंट था ये। तो ये मूवमेंट के पीछे कौन से कारण थे वो हमने सारे पढ़े। उसके बाद है अब ये जो शुरू हुआ था, ये जो रेबेलियन स्टार्ट हुआ था ये मेरठ से शुरू हुआ था। मेरठ में मंगल पांडे ने इसको शुरू किया था। मेरठ से होते हुए ये दिल्ली कैसे पहुंचा? ऑन 29 मार्च 1857 ए यंग सोल्जर, 29 मार्च 1857 को एक यंग सोल्जर जो था जिसका नाम मंगल पांडे था, इसको फांसी पर लटका दिया गया क्योंकि उसने अटैक किया था अपने ऑफिसर्स के ऊपर बैरकपुर छावनी में। कुछ दिनों के बाद कुछ सिपाही उसकी ही रेजिमेंट के एट मेरठ रिफ्यूज, उन सिपाहियों ने भी अपने ऑफिसर्स को आर्मी ड्रिल में शामिल होने से मना कर दिया। And the new cartridges which were suspected of being coated with the fat of cows and pigs, और उनकी जो ड्रिल प्रैक्टिस होती है उसमें उनके पास उनको जो नए कारतूस दिए जा रहे थे, जो न्यू कार्ट्रिज थे, जो नए कारतूस थे, उन्होंने उस ड्रिल में शामिल होने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनको ऐसा शक था कि ये जो नए कारतूस हैं इनके ऊपर गाय की और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। 85 सिपाहीज वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, यहाँ पर 85 जो सिपाही थे उनको डिसमिस कर दिया गया सेवा से और उनको 10 साल की सज़ा सुनाएगी क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिसर्स को डिसओबे किया था, उनकी आज्ञा को नहीं माना था। ये सारी बातें हुई थी 9 मई 1857 को। द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर्स इन मेरठ वॉज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दूसरे जो सिपाही थे उनका भी जो रिस्पॉन्स था इन बातों को लेकर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। 10 मई को जो सोल्जर्स थे उन्होंने मार्च किया मेरठ की जेल की तरफ और उन्होंने जितने भी अपने साथी सिपाही जो जेल में बंद थे उनको छुड़वा दिया। उन्होंने अटैक किया ब्रिटिश ऑफिसर्स को, उन्होंने गन को, जितनी भी गन वहाँ पर थी, जितना भी गोला बारूद असला वहाँ पर था, उन सबको उन्होंने छीन लिया। उन्होंने बिल्डिंग्स को आग लगा दी और जितनी भी ब्रिटिश प्रॉपर्टी थी उसको उन्होंने आग लगा दी। एंड डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द फिरंगीज, और ये जो अंग्रेज थे इनके खिलाफ इन्होंने लड़ाई छेड़ दी इन सभी सिपाहियों ने। द सोल्जर्स वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू द रूल ऑफ द कंट्री, और उन्होंने ये सिपाही जो थे ये पूरी तरीके से डिटरमाइंड थे कि ये यहाँ पर अपने देश में ब्रिटिश रूल को समाप्त कर देंगे। बट वो हु वुड रूल द लैंड इंस्टीड, लेकिन जब ये सिपाही ऐसा कर रहे थे तो इन अंग्रेज़ों के बाद यहाँ पर कौन रूल करेगा? इन्होंने कुछ तो सोचा होगा, अब हमारे देश को, अब जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएंगे, अपना देश आज़ाद हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर कौन रूल करेगा? एंड द सोल्जर्स हैड द आंसर, सिपाहियों के पास इस बात का जवाब था कि जो मुग़ल रूलर था, मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र, वो यहाँ पर अब हमारे देश को रूल करेगा ब्रिटिशर्स के जाने के बाद। द सिपाहीज ऑफ द मेरठ रोड ऑल नाइट ऑन 10 मई टू रीच, ये जो सिपाही थे ये पूरी रात चले, 10 मई को दिल्ली पहुँचे। इन द अर्ली आवर्स, 9 मई से चले हुए ये अगले सुबह दिल्ली पहुंच गए मेरठ से। और एज द न्यूज़ ऑफ देयर अराइवल, और जैसे ही उनके वहाँ पहुंचने की जो न्यूज़ थी वो फैल गई, द रेजिमेंट स्टेशन इन दिल्ली ऑल्सो रोज अप इन रेबेलियन, और अब इन लोगों की जो रेजिमेंट्स थी, जो दिल्ली में जो इनकी टुकड़ियां थी, रेजिमेंट थी, वो भी इस रेबेलियन में, इस विद्रोह में शामिल हो गई। अगेन ब्रिटिश ऑफिसर्स, यहाँ पर भी ब्रिटिश अधिकारी ऑफिसर्स को मार दिया गया, हथियार और गोला बारूद छीन लिए गए, बिल्डिंग्स को आग लगा दी गई। एंड डिफरेंट सोल्जर्स गैदर्ड अराउंड, यहाँ पर जितने भी ये सिपाही थे जिनको ऐसा लग रहा था कि हमको जीत हासिल होने वाली है, ये यहाँ पर रेड फोर्ट की जो लाल किला है उसकी दीवारों के चारों तरफ इकट्ठे हो गए जहाँ पर बहादुर शाह रहता था, जहाँ पर बादशाह रहता था। इन्होंने डिमांड की कि हम बहादुर शाह जफ़र से मिलना चाहते हैं। द एम्परर जो वॉज नॉट विलिंग टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश पावर बट द सोल्जर्स परसिस्टेड, यहाँ पर ये जो बहादुर शाह जफ़र था, जो मुग़ल रूलर था, ये नहीं चाहता था क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था, वो चैलेंज नहीं करना चाहता था ब्रिटिश पावर को, वो नहीं। लेकिन ये सारे सिपाही जो थे लगातार उसके ऊपर दबाव बना रहे थे कि नहीं, आप ही हमारे राजा हो और हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाएंगे, हम उनसे लड़ाई करेंगे। दे फोर्स देयर वे
into the palace and proclaimed बहादुर शाह जफ़र as the leader। उन्होंने वो ज़बरदस्ती किले के अंदर घुसे और उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना लीडर मान लिया। द एजिंग एम्परर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड। ये जो बूढ़ा हो चुका एम्परर था, बादशाह था, उसको इन डिमांड को मानना पड़ा। उसने लेटर लिखे। अब उसके दिमाग में क्या आया कि वो देश के जितने भी हिस्सों में अलग अलग रूलर्स और अलग अलग सरदार हैं, अलग अलग चीफ हैं, उनको वो लेटर लिखेगा कि वो सभी सामने आएँ, अपने आप को ऑर्गेनाइज करें और अपने आप को अपने जो जितने भी इंडियन स्टेट हैं वो अपने आप को संगठित करें, अपने आप को ऑर्गेनाइज करें और लड़ाई लड़ने में ब्रिटिशर्स के सामने एक दूसरे का साथ दें। दिस सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह जफ़र हैड ग्रेट इम्प्लीकेशन। ये जो एक सिंगल कदम उठाया यहाँ पर बहादुर शाह जफ़र ने, उसके बहुत अच्छे नतीजे निकलने वाले थे। द मुगल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर ए वेरी लार्ज पार्ट। उस समय पर जो मुगल डायनेस्टी सबसे बड़े एरिया के ऊपर मुगल डायनेस्टी का ही मुगल शासन ही था। जितने भी स्मॉलर रूलर थे, जो भी चिफ्टन्स थे, वो अलग अलग टेरिटरीज़ को रूल कर रहे थे। वो मुगल रूलर के बिहाफ पे ही काम कर रहे थे, क्योंकि मुगल रूलर जो थे वो सारी जगह पर एक साथ में रूल नहीं कर सकते थे, इसलिए वो अलग अलग राजाओं को या अलग अलग नवाबों को या अलग अलग चीफ्स को वहाँ पर इंस्टॉल करते थे रूल करने के लिए। तो बेसिकली वो किसके अंडर में थे? मुगल्स के ही अंडर में थे। तो उन लोगों को भी किस बात का डर था कि यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो ब्रिटिश उनका एरिया, उनके राज्य को उनसे छीन लेंगे। मैनी ऑफ देम फेल्ट दैट इफ मुगल एम्परर कुड रूल अगेन दे टू वुड बी एबल टू रूल देयर ओन टेरिटरीज वंस मोर अंडर मुगल अथॉरिटी। तो बहुत सारों को ये था कि यदि अंग्रेज़ों को लड़ाई लड़के हरा देते हैं तो बाद में फिर से मुगल रूल फिर से एक्सपेंड होगा और ये लोग भी अपनी अपनी टेरिटरीज़ को खुद से रूल कर पाएंगे। द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन। ब्रिटिश जो थे वो उन्होंने ऐसा कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सारी चीज़ें हों। उन्होंने ऐसा सोचा था कि ये जो डिस्टर्बेंस हो रही है बाय इशू ऑफ द कार्ट्रिज, ये जो भी कारतूसों की वजह से चीज़ें हो रही हैं, इन चीज़ों को रोक दिया जाएगा। बट बहादुर शाह जफ़र डिसीजन टू ब्लेस द रिबेलियन चेंज द एंटायर सिचुएशन ड्रामेटिकली। अंग्रेज़ों को तो क्या लग रहा था कि ये सारी चीज़ों को हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ सिपाहियों की ही एक छोटी सी लड़ाई है कि भाई जो नए कारतूस है सिपाहियों को वो पसंद नहीं है, तो इस चीज़ को हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये सारे सिपाही जाकर बहादुर शाह जफ़र को इस तरीके से मना लेंगे और इस रिबेलियन में अपना साथ देने के लिए उसको राज़ी कर लेंगे, और बहादुर शाह जफ़र के साथ साथ जितने भी दूसरे रूलर्स हैं वो भी उसके साथ में आ जाएंगे। तो सारी सिचुएशन एकदम से चेंज हो गई। ऑफन व्हेन पीपल सी एन अल्टरनेटिव पॉसिबली दे फील इंस्पायर्ड। जब लोगों के सामने कुछ दूसरा अल्टरनेटिव दिखता है तो लोग जो होते हैं वो इंस्पायर्ड भी होते हैं, जोश भी उनके अंदर आता है, लोगों को एक करेज मिलती है, होप मिलती है, कॉन्फिडेंस भी मिलता है काम करने के लिए। तो द रेबेलियन स्प्रेड। अब ये जो रेबेलियन था ये किस तरीके से फैलता जा रहा था। आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली देयर वाज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट ए वीक। जब ब्रिटिशर्स को दिल्ली से निकाल फेंका गया तो वहाँ पर कोई भी अपराइजिंग नहीं हो रही थी लगभग एक हफ्ते तक। इट टुक मच टाइम फॉर न्यूज़ टू ट्रैवल, क्योंकि वो समय पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन के साधन तो थे नहीं, तो एक जगह पर जो भी घटनाएं हो रही हैं उनकी न्यूज़ को दूसरी जगह तक फैलने में टाइम लगता था। तो regiment after regiment mutined and took off to join other troops at nodal points like Delhi, Kanpur and Lucknow. After them, people of the towns, villages also rose up in rebellion and rallied around local leaders. जो ये एक रेजिमेंट के बाद दूसरी रेजिमेंट में, सेना की जो रेजिमेंट होती हैं एक के बाद एक में, दूसरे में सभी जो सैनिक थे वो म्यूटिनी कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, और दूसरी जो ट्रूप्स थे उनको भी ज्वाइन कर रहे थे। जो भी नोडल, जो भी मेन पॉइंट थे, जैसे दिल्ली है, कानपुर है, लखनऊ है, ऐसी जगह पर ये सारे जो सिपाही थे एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे थे, अपने ग्रुप बना रहे थे। लोग भी जो थे शहरों में, गाँव में, वो भी इस रिबेलियन का हिस्सा बन रहे थे, रैलियाँ निकाल रहे थे, और वहाँ पर अलग अलग जगह पे जो भी लोकल रूलर होते हैं, लोकल लीडर होते हैं, उनकी सहायता से लोग जो थे वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। ज़मींदार हैं, चीफ हैं, वो वर प्रिपेयर्ड टू एस्टैब्लिश देयर अथॉरिटी एंड फाइट द ब्रिटिश। जितने भी लोकल ज़मींदार थे, जो भी चीफ थे, मुखिया थे, इन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया ताकि ब्रिटिश अथॉरिटी के ख़िलाफ़ वो लड़ाई लड़ सकें। नाना साहेब जो अडॉप्टेड सन थे लेट पेशवा बाजीराव के, वो कानपुर के पास रहते थे, उन्होंने
gathered armed forces and expelled the British garrison from the Delhi. उन्होंने भी अपनी फोर्सेस को गैदर किया और जो ब्रिटिश के अधिकारी थे अपनी सिटी से उनको निकालने की कोशिश की. उसने ये दावा किया कि वो खुद ही पेशवा हैं. ही डिक्लेयर दैट ही वॉज द गवर्नर. उसने डिक्लेयर किया कि वो गवर्नर है अंडर द एम्पर. और किसके अंडर में है वो गवर्नर? जो उस समय पर एम्पर था बहादुर शाह जफ़र, उसके अंडर में वो गवर्नर है, सेनापति है. ही इन लखनऊ में बिरजिस कादर जो था, जो वहाँ का नवाब था जिसको हटा दिया गया था, उसका बेटा था, ये वाजिद अली शाह का बेटा था. इसने भी ये दावा किया कि वो खुद वहाँ का नवाब बनेगा. ही टू एक्नॉलेज द सुजनिटी ऑफ. उसने भी ये माना कि वो बहादुर शाह ज़फ़र के अंडर में रहकर ही काम करेगा और बहादुर शाह ज़फ़र के अंडर में ही वो रहेगा. हिज मदर, उसकी जो माँ थी बेगम हज़रत महल, उसने भी एक्टिव पार्ट लिया लोगों को इकट्ठा करने में, अभी इस अपराइजिंग में ब्रिटिशर्स के साथ अगेंस्ट लोगों को इकट्ठा करने में. उसके साथ साथ जो रानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी की जो रानी थी, उसने भी इस रेबेलियन को ज्वाइन किया. उसने भी जितने भी रेबल सिपाही थे उनको ज्वाइन किया. एंड फॉट द ब्रिटिश अलॉन्ग विद तांतिया टोपे. और ब्रिटिशर्स के खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी तांतिया टोपे के साथ. द जनरल ऑफ नाना साहेब. ये जो तांतिया टोपे था ये नाना साहेब का जनरल था. इन मंडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश. मंडला जो रीजन है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर रानी अवंतीबाई लोधी जो थी रामगढ़ की, उसने भी हथियार उठाए अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि ब्रिटिशर्स उसके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को ख़राब कर रहे थे, उससे राज्य से छीन लिया गया था. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अलग अलग एरिया में, अलग अलग हिस्सों में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जो भी ब्रिटिशर्स के किसी भी पॉलिसी के कारण जो भी राजा या जो भी नवाब परेशान थे, तो ये उनको सही मौका मिल गया उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का. द ब्रिटिश वर ग्रेटली the British were greatly outnumbered by the rebel forces. They were defeated in number of battles. यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे उनको कई अलग अलग जगह पर इन लड़ाइयों में हरा दिया गया. This convinced the people. यहाँ पर जो ऐसा लग रहा था लोगों को, लोग जो थे वो कन्विंस हो गए थे कि रूल ऑफ ब्रिटिश हैड कोलैप्स, की जो ब्रिटिशर्स का जो रूल है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है. एंड फॉर गुड एंड गेव दैम द कॉन्फिडेंस टू टेक द प्लंग एंड ज्वाइन द रेबेलियन. और लोगों को उम्मीद हो रही थी कि वो इस रेबेलियन में एक दूसरे का साथ दें और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई को जारी रखें. ए सिचुएशन ऑफ वाइड स्प्रेड पॉपुलर रेबेलियन डेवलप्ड इन द रीजन ऑफ अवध इन पर्टिकुलर. एक ऐसी ही वाइड स्प्रेड पॉपुलर रेबेलियन जो था वो सिचुएशन अवध में भी हुई. स्पेशली ऑन 6 अगस्त 1857 को हमने देखा. वी फाइंड ए टेलीग्राम सेंड बाय लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर टू हिज कमांडर. एक लेफ्टिनेंट कर्नल था, इस कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को एक लेटर भेजा था. और उसमें ये साफ साफ उस लेटर में ये देखने को मिल रहा है कि उसका जो डर था ब्रिटिश के लिए, उस साफ साफ पता चल रहा है. अवर मैन आर cowed by the number of opposed to them and the endless fighting. Every village is held against us. The zamindar have risen to oppose us. यहाँ पर वो साफ साफ दिख रहा है कि हमारे जो लोग हैं उनको गिरा दिया गया है और बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो हमें अपोज कर रहे हैं. और लगातार कभी ना ख़त्म होने वाली जो लड़ाई है वो चल रही है. हर एक गांव जो है वो हमारे खिलाफ हो गया है. ज़मींदार जो हैं वो अब हमारे खिलाफ हो गए हैं और हमारे सामने लड़ाई लड़ने को तैयार हैं. मैनी न्यू लीडर्स केम अप. यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जगह पर लोकल लीडर उभर के सामने आए. एग्जाम्पल के लिए दिया गया है जैसे अहमदुल्ला शाह है, एक मौलवी था जो कि फैज़ाबाद से बिलोंग करता था. उसने प्रोफेसाइज, उसने ये भविष्यवाणी की कि दैट द रूल ऑफ ब्रिटिश वुड कम टू एन एंड सून. उसने ये भविष्यवाणी की कि जो ब्रिटिशर्स का रूल है वो अब जल्दी ही ख़त्म होने जा रहा है. ही कॉट द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल एंड रेज्ड ए ह्यूज फोर्स ऑफ सपोर्टर्स. उसने लोगों की जो इमेजिनेशंस थी उनको उसने सही मायने में वो कामयाब हुआ है इमेजिनेशन को कैच करने में. और उसने एक बड़ी लड़ाई, एक बड़ी फोर्स को उसने एस्टेब्लिश किया. अपनी सपोर्टर्स की एक बड़ी फोर्स को उसने एस्टेब्लिश किया. वो लखनऊ आया लड़ाई लड़ने के लिए ब्रिटिशर्स के साथ. दिल्ली में भी इन लार्ज नंबर ऑफ गाजीज एंड रिलीजियस वॉरियर्स. यहाँ पर दिल्ली में भी बड़ी मात्रा में जो गाजी जो होते हैं, जो धर्म के लिए लड़ाई लड़ने वाले होते हैं, ये सब साथ में आए ताकि वो इन वाइट पीपल को यहाँ से भगा सकें. बख्त खान एक सोल्जर था जो बरेली से बिलोंग करता था. उसने भी
ही टुक चार्ज ऑफ लार्ज फोर्स ऑफ फाइटर्स, उसने भी बड़ी मात्रा में जो फाइटर्स थे उनकी फोर्स का चार्ज अपने हाथों में लिया, जो कि दिल्ली आए थे अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने के लिए। ही बिकेम द की मिलिट्री लीडर ऑफ रेबेलियन इन बिहार, एंड बिहार में भी एक ओल्ड बूढ़ा ज़मींदार था जिसका नाम था कुंवर सिंह, इसने भी इस रेबल को ज्वाइन किया और उसने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ी अलग अलग कई महीनों तक। लीडर्स एंड फाइटर्स फ्रॉम अक्रॉस द लैंड ज्वाइन द फाइट, और अलग अलग जगह से बहुत सारे लीडर्स इकट्ठे हुए, उन्होंने इस लड़ाई में एक दूसरे का साथ दिया। अब ये तो बात हुई कि किस तरीके से इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली ये अंग्रेज़ों के खिलाफ ये लड़ाई जारी हो रही थी, लड़ रहे थे, लेकिन कंपनी ने किस तरीके से इसको रोका वो देखते हैं अभी। द कंपनी फाइट्स बैक, कंपनी वापस से फाइट बैक करती है। अनअनर्व्ड बाय द स्केल ऑफ अपहील, द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्रेस द रिवोल्ट विद ऑल इट्स माइट। यहाँ पर जो अंग्रेज़ थे वो ये जो अपराइजिंग हो रही थी, ये जो घटनाएं हो रही थी, उन्होंने इसको भांप लिया था और उन्होंने, कंपनी ने डिसाइड किया कि वो हर तरीके से अपनी पूरी ताकत से इस रिवोल्ट को दबा देंगे। इट ब्रॉट रीइंफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड, और यहाँ पर उसको जो बल होता है, जो शक्ति होती है, वो उसको इंग्लैंड से भी मिल रही थी। passed new laws so that the rebels could be convicted with ease। यहाँ पर नए नए कानूनों को पास करवाया गया ताकि जो रेबल हैं उनके ऊपर आसानी से मुकदमे चलाए जा सकें। एंड देन मूव्ड इनटू द स्टॉर्म सेंटर, और फिर उसके बाद जो भी इस रिवोल्ट के मुख्य सेंटर थे, जो मेन एरिया थे जहाँ पर ये लड़ाइयाँ हो रही थी, उनको अच्छे तरीके से दबाने का काम करना शुरू किया। दिल्ली जो था उसको रिकैप्चर कर लिया गया, ब्रिटिशर्स ने उसको वापस से हासिल कर लिया, और जो जितने भी रिबेलियन फोर्सेस थी उनको यहाँ पर दबा दिया गया। सितंबर 1857 तक आते आते पूरा दिल्ली वापस से अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ चुका था। जो लास्ट मुग़ल एम्परर था बहादुर शाह जफ़र, उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना दी गई। ही एंड हिज वाइफ बेगम जीनत महल, इनको और इनकी वाइफ को, दोनों को रंगून की जेल में भेज दिया गया। अक्टूबर 1858 में बहादुर शाह जफ़र जो था वहाँ पर रंगून की जेल में उसकी मौत हो गई 1862 में। दिल्ली को रिकैप्चर करने के बाद हाउएवर डिड नॉट मीन दैट द रिबेलियन डाइड डाउन आफ्टर दैट। सिर्फ दिल्ली के ऊपर कब्जा करने के बाद इसका मतलब ये नहीं था कि अंग्रेज़ों के पास अब सब कुछ आ गया था, अंग्रेज़ों ने इसको पूरी तरीके से इस रिबेलियन को दबा दिया था। लोग जो थे अभी भी रेजिस्ट कर रहे थे, लड़ाइयाँ लड़ रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। अब ब्रिटिशर्स हैड फाइट फॉर 2 years, लगातार अंग्रेज़ों को 2 साल लग गए, उनकी मैसिव फोर्सेज लग गई इस पॉपुलर रिबेलियन को दबाने के लिए। लखनऊ जो था, लखनऊ वॉज टेकन बैक इन मार्च 1858, लखनऊ को वापस से छीन लिया गया 1858 में। रानी लक्ष्मीबाई जो थी उसको हराकर उसको मार दिया गया 1858 में। ऐसा ही जो चीज़ थी, सेम चीज़ हुई थी रानी अवंतीबाई के साथ, हु आफ्टर इनिशियल विक्ट्री, शुरुआत में उसकी जो विक्ट्री हुई थी खेड़ी में, चूज़ टू एम्ब्रेस, लेकिन इस बाद में जब अंग्रेज़ों ने इनको चारों तरफ से घेर लिया तो इन्होंने खुद को इन्होंने आत्महत्या कर ली। तात्या टोपे जो था ये escaped to the jungle central India and continued a fight a guerrilla war with the support of many tribal and peasant leaders. He was captured, tried and killed in April 1859। बाद में तात्या टोपे जो थे वो भी अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ते लड़ते सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत के जंगलों में जाकर छिप गए थे, और वहाँ पर जो ट्राइबल लोग थे, वहाँ के जो लोकल लीडर्स थे, उनकी सहायता से अंग्रेज़ों से अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। लेकिन बाद में इनको भी पकड़ लिया गया, मुकदमा चलाया गया और बाद में इनको मार दिया गया अप्रैल 1859 में। तो हम देख रहे हैं कि जितने भी अलग अलग जगह पर लीडर थे उनको एक के बाद किस तरीके से अंग्रेज़ों ने एक एक करके उन सबको मार डाला, उनके साथ लड़ाइयाँ लड़ी, उनको हरा दिया, और जितने भी एरियाज़ थे, जो भी टेरिटरीज थे, उनको वापस से उन्होंने जीत लिया। जस्ट एज विक्ट्रीज अगेंस्ट द ब्रिटिश had earlier encouraged rebellion, the defeat of rebel forces encouraged desertions। जिस तरीके से शुरुआत में जब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाइयाँ मतलब विक्ट्री मिल रही थी तो लोग जो है एनकरेज हो रहे थे, वैसे ही जब एक के बाद डिफीट, हार मिल रही थी चारों तरफ से जो रेबल फोर्सेस थी उनको, तो बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो रहा था, चारों तरफ बहुत ज़्यादा निराशा का माहौल था। द ब्रिटिश आल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी। अंग्रेज़ों ने भरपूर कोशिश की कि लोगों की जो लॉयल्टी है उसको वो जीत सकें।
लोगों की जो वफ़ादारी है उसको जीतने के लिए भी काफ़ी कोशिश की। उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी लॉयल, जो भी उनके वफ़ादार लैंडलॉर्ड्स हैं, उनको काफ़ी भारी मात्रा में इनाम दिए जाएंगे और उनको लगातार, जो भी ज़मींदार हैं, उनको लगातार उनकी जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं उनकी ज़मीनों के ऊपर, वो उनको लौटा दिए जाएंगे। जितने भी ज़मींदार अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे उनको, those who had rebelled were told that if they submitted to British and if they had not killed any white, और जिन लोगों ने भी रेबल किया था, जिन्होंने भी विद्रोह किया था, लड़ाई की थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, अगर उनमें से किसी ने किसी भी वाइट पीपल को नहीं मारा है, किसी भी अंग्रेज़ को नहीं मारा है, they would remain safe and their rights and claims to land would not be denied। तो अगर आपने किसी को भी मारा नहीं है लेकिन आपने सिर्फ लड़ाई में हिस्सा लिया है, तो आप अगर अपने आप को अंग्रेज़ों के हवाले करते हो तो आपका जो राइट है वो सेफ़ रहेगा, आपकी जो लैंड के ऊपर राइट हैं वो भी आपके सेफ़ रहेंगे। नेवरदलेस हंड्रेड्स ऑफ सिपाहीज, रिबेल्स, नवाब एंड राजास वर ट्राइड एंड हैंग। इसके ये बात होने के बावजूद भी कई हज़ारों की मात्रा में जो सिपाही थे, जो रिबेल्स थे और जो भी नवाब लोग थे, राजा लोग थे, उन सभी के ऊपर मुकदमे चलाए गए और उन्हें तो बहुत सारे लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। यहाँ पर आप अलग अलग पिक्चर्स में देख रहे हैं, ब्रिटिश ट्रूप ब्लो अप काश्मीरी गेट एट एंटर दिल्ली, और उसके नीचे भी एक पिक्चर दिया गया है, ब्रिटिश फोर्सेस कैप्चर द रेबल्स नियर कानपुर। सभी अलग अलग जगह पर जो लड़ाइयाँ हैं उसके सीन्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब है आफ्टरमाथ। अब उसके बाद क्या हुआ, ये सारा रिबल जो था, इसके बाद क्या हुआ? द ब्रिटिश हैड रीगेन्ड कंट्रोल ऑफ द कंट्री। यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने लगभग 2 साल के अंदर अंदर, 1857 में हुआ था ये, 1859 तक आते आते ब्रिटिशर्स ने पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया देश के ऊपर। लेकिन अब इनको रूलिंग पॉलिसीज़ में चेंज करना पड़ रहा था, क्योंकि उनको पता चल गया था कि हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, हमको इन कमियों को थोड़ा बहुत दूर करना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? गिवन बिलो द इम्पोर्टेंट चेंजेस। तो आपका ये क्वेश्चन भी है कि व्हाट वर द चेंजेस अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश आफ्टर द 1857 रिवोल्ट, कि ये लड़ाई होने के बाद अंग्रेज़ों ने अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था या जो भी पॉलिसी प्रोग्राम थे उनमें क्या क्या चेंज किए ताकि ऐसी सिचुएशन उनको दोबारा कभी भी फेस ना करनी पड़े। तो पहला उन्होंने सबसे पहले तो ये किया, द ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक नया एक्ट पास किया गया 1858 में, एंड ट्रांसफर द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। यहाँ पर जितनी भी पावर्स थी ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ पर रूल कर रही थी इंडिया में, इसकी जो सारी पावर्स थी अब वो सारी किसके हाथों में चली जाएंगी? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली जाएंगी। इन ऑर्डर टू इंश्योर ए मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स, ताकि भारत से संबंधित जितने भी मामले हैं उनमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई जा सके और अच्छे तरीके से मैनेजमेंट चलाया जा सके। A member of British cabinet was appointed secretary of state for India। ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर था, उसको अपॉइंट किया गया एज ए सेक्रेटरी फॉर स्टेट फॉर इंडिया, और उसको जवाबदार बनाया गया जितने भी जो भी यहाँ पर गवर्नेंस चल रही है, जो भी यहाँ पर जिस तरीके से काम काज किया जा रहा है, उन सभी का जवाबदार उसको बना दिया गया। ही वॉज गिवन ए काउंसिल, उसको एक काउंसिल भी दी गई जो उसको एडवाइस करेगी, एंड कॉल्ड द, और इसको कहा गया इंडियन काउंसिल। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वायसराय। पहले जो गवर्नर जनरल जो सबसे सुप्रीम होता था इंडिया में, अब उसको दूसरा नाम दे दिया गया जो वायसराय कहा गया। दैट इज ए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। और ये जो वायसराय था ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव था किसका? ब्रिटेन के क्राउन का, ब्रिटेन का जो राजा रानी था उसके क्राउन का। थ्रू दीज मेजर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग इंडिया। इन सारे मेजर्स लेने के बाद जो अंग्रेज़ थे उन्होंने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी। भारत में होने वाली जो भी चीज़ें थी, जो भी जिस तरीके से यहाँ पर काज किया जाएगा, उसकी डायरेक्ट जवाबदारी अब उन्होंने अपने हाथों में ले ली थी। और दूसरा जो है, all ruling chief of the country were assured that their territory would never be annexed in future। जितने भी रूलिंग चीफ थे उन सबको ये एश्योरेंस दिया गया कि उनकी टेरिटरी को कभी भी फ्यूचर में अंग्रेज़ अपने में अनेक्स नहीं करेंगे। दे वर अलाउड टू पास ऑन, और उनको ये भी बोल दिया गया कि उनका जो उत्तराधिकारी होंगे वो उसको अपने राज्य को दे सकेंगे, चाहे वो अडॉप्टेड सन ही क्यों ना हो। हाउएवर दे मेड टू एक्नॉलेज द ब्रिटिश क्वीन, लेकिन उनको ये मानना पड़ेगा
कि सोवर्जियन पैरामाउंट जो सबसे सुप्रीम है वो कौन है, ब्रिटिश क्वीन ही रहेगी, हम उनके अंडर में रहकर काम करेंगे, उनको ये मानना पड़ेगा। दस द इंडियन रूलर्स वर टू होल्ड देयर किंगडम्स एज सबॉर्डिनेट, तो इसीलिए जो भारतीय रूलर थे वो अपने आप को क्या मान के चल रहे थे, एज सबॉर्डिनेट ऑफ ब्रिटिश क्राउन। थर्ड है, It was decided that the proportion of Indian soldiers in army would be reduced. ऐसा डिसाइड किया गया कि अब अंग्रेज़ों की सेना में भारतीय सैनिकों का जो प्रोपोर्शन है उसको कम किया जाएगा और यूरोपियन सोल्जर्स ज़्यादा होंगे। ऐसा इसलिए किया गया कि इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर्स फ्रॉम अवध, और बिल्कुल ये ऐसा ये भी डिसाइड किया गया कि अवध से और बिहार से, सेंट्रल इंडिया से और साउथ इंडिया से मोर सोल्जर्स वुड बी रिक्रूटेड फ्रॉम अमंग गुरखाज, सिख एंड पठान। यहाँ से कि नॉर्थ इंडिया से, बिहार से, सेंट्रल इंडिया से, साउथ इंडिया से ज़्यादा सोल्जर्स को वो रिक्रूट नहीं करेंगे, सेना में भर्ती नहीं करेंगे। ज़्यादा सैनिक वो कहाँ से भर्ती करेंगे, फ्रॉम गुरखा जो है, सिख जो है, पठान जो है, वहाँ से ज़्यादा सैनिकों को भर्ती करेंगे। फोर्थ जो है, लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम वॉज कॉन्फिस्टिकेटेड on a large scale and they were treated with suspicion and hostility। यहाँ पर जो भी मुस्लिम थे और उनकी बड़ी मात्रा में जो लैंड और जो प्रॉपर्टी थी उसको छीन लिया गया, अंग्रेज़ों ने इनको छीन लिया और ये उनको ऐसे उनको बहुत ज़्यादा सस्पिशन और हॉस्टिल, मतलब एक दुश्मन और एक शत्रु के तौर पर उनको ट्रीट किया जाता था कि वो हमेशा शक करने के लायक हैं, ऐसा मानते थे ब्रिटिश। द ब्रिटिश बिलीव दैट दे वर रिस्पॉन्सिबल, उनको ऐसा, ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता था कि यही जो लोग हैं, मुस्लिम जो लोग हैं, वही सबसे बड़ी मात्रा में जिम्मेदार हैं ये जो रिबेलियन हुआ था इसके लिए। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजन एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ पीपल इन इंडिया। ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि वो भारत के जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी धर्म संबंधी रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, उनका वो सम्मान करेंगे। लास्ट पॉलिसीज़ वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स, अलग अलग पॉलिसी बनाएगी ताकि जो भी लैंडलॉर्ड्स हैं, ज़मींदार हैं, उनके लिए, और गिव देम सिक्योरिटी राइट्स ओवर देयर लैंड, और उनके जो ज़मीनों के ऊपर अधिकार हैं वो उनको दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मैप वर्क दिया गया है, जितने भी ये रेड ट्रायंगल दिए गए हैं, दीज वर द मेन सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट, और इनमें जो ज़्यादा लगभग सारे ही दिल्ली के बाद जो मेरठ है, बरेली है, लखनऊ है, उसके बाद झांसी है, फैज़ाबाद है, जितने भी ये रेड वाले एरियाज़ हैं, दीज वर द मेन सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट। तो ये सारे के सारे यूपी में ही आते हैं। और उसके बाद दिल्ली के आसपास जो हैं दूसरे और छोटे छोटे एरियाज़ हैं, ये जो ब्लैक वाले हैं, दीज वर द अदर सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट। बाकी जो रेड हैं ये आपको सभी करने हैं, ये सारे मेन सेंटर थे। और इसमें यहाँ पर दिया गया है कि लगभग सिर्फ नॉर्थ इंडिया ही जो था वो ही मेन सेंटर रहा था इस सारे रिवोल्ट का। उसके बाद एक केस स्टडी दी गई है, द खुदरा अपराइजिंग, ये आप पढ़ सकते हो खुद से। उसके बाद अब आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है।